हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम पहले वीडियो में 2 नंबर के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। इस वाले पार्ट में हम बाकी जो 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। 14 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम 15 से लेकर के बाकी जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो अपना 15 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिएगा। ये रासायनिक समीकरण दिए गए हैं, इनको संतुलित करना है। संतुलित मतलब द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या कहा गया है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्ष समान होने चाहिए। अभिकारक मतलब जो तीर का निशान दिख रहा है उससे पहले जो कुछ भी रखे गए हैं वो अभिकारक हैं और उसके बाद के उत्पाद हैं। यानी जो चीज़ ली जाती है क्रिया कराने के लिए वो अभिकारक होते हैं और जो बनते हैं क्रिया कराने के बाद वो उत्पाद होते हैं। तो इसमें बस वही है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों पक्ष समान बताए जाने हैं। तो उसके लिए क्या किया गया है, आपको दिख रहे होंगे, इसमें 2 दिख रहे हैं, इसमें भी 2 दिख रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। ये सब किसके लिए रखे गए हैं? बैलेंस करने के लिए। ये इक्वेशन समीकरण बैलेंस रहे इस वजह से ये रखे गए हैं। यानी एक को मैं बता देता हूँ काउंट करके कि जो अभिकारक में लिया गया है उतने ही उत्पाद में है या नहीं है। चलिएगा पहले एक को काउंट करके दिखा देता हूँ, बाकी सब सेम ही हैं, इसी तरह से बैलेंस किए गए हैं। तो इसमें आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन 2 रखे गए हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई सबके साथ होगा, एच के साथ, हाइड्रोजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, ऑक्सीजन के साथ भी। तो हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2 हैं। और इधर भी देख लीजिए, कोष्ठक के बाहर जो 2 रखे गए हैं उनका कोष्ठक के अंदर दोनों के साथ गुणा किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, ओ के साथ भी, एच के साथ भी। तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है और ये भी हाइड्रोजन 2 है। तो 4 हाइड्रोजन है। चलो इधर देखते हैं 4 हाइड्रोजन है कि नहीं। 2 का 2 से गुणा किया गया, 4 हाइड्रोजन है, कंप्लीट है। 2 नाइट्रोजन है। देखिएगा मैंने अभी कहा था कि कोष्ठक के अंदर जो है उसका बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एन जे भी हैं। इसके बाद देख रहे हैं हम ऑक्सीजन, तीनों 6 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देख रहे हैं हम 3 दूनी 6, 2 ऑक्सीजन दे रहे हैं, 6 ऑक्सीजन दे रही और 2 ऑक्सीजन दे रही, यानी 8 कंप्लीट है। इसके बाद देख रहे हैं सी ए एक है। इस तरह से ये हमारा बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। इसी तरह से अपना नेक्स्ट 18वां वाला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। इसमें रासायनिक अभिक्रिया की भी परिभाषा देना है और संयोजन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया तब होगी जब कोई अभिकारक लिया जाएगा और उत्पाद बनेगा। ओके, क्या होता है कि अभिकारक लिए जाते हैं और उत्पाद के रूप में बनते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया मतलब संयोजन मीन्स होता है मिलना या योग, संयोजन करना। तो इसमें क्या होगा, अभिकारकों को लिया जाता है, यानी 2 या 2 से अधिक ही अभिकारक लिए जाएंगे। बहुत सारे अभिकारक लेने के बाद कोई एक उत्पाद बनेगा, वो कहलाएंगे संयोजन अभिक्रिया। यही लिखा है इसमें कि इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसा कि कोयले का दहन हो रहा है, यानी कोयला है, कार्बन है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, यानी 2, यहाँ पे देख रहे हैं 2 अभिकारक हो गए और कोई एक उत्पाद, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, यानी धुआं निकल रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल रहा है, तो ये भी चीज़ निकल रही है। इधर 2 दिए गए, तो इसमें क्या है, अभिकारक बहुत सारे होंगे, उत्पाद एक ही होगा। नेक्स्ट प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन या विस्थापन, विस्थापन मतलब यहाँ पर क्या होगा कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर रहा होगा, हटा रहा होगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ज़्यादा ताकतवर होगा वो कम ताकत वाले को उस जगह से हटा देगा। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि जो Fe आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए ये कॉपर को हटा रहा है और वहाँ पर खुद पहुँच गया है। देखिएगा SO4 यानी सल्फेट के साथ पहुँच गया है, तो आयरन सल्फेट बन गया और Cu अलग हो गया है। क्यों हो गया? क्योंकि ये आयरन था वो Cu से अधिक क्रियाशील था। तो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 16 वाला है कि सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? आप देखते होंगे सूर्योदय हो रहा हो या सूर्यास्त हो रहा हो तो सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? जैसा कि हम पता है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं तो बहुत सारी वायुमंडल की परतों से होकर गुजरती हैं, क्योंकि जो वायुमंडल है उसमें बहुत सारी परतें हैं, तो इनसे होकर के गुजरती हैं। और इस दौरान क्या होता है कि जो कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है, कम तरंग दैर्ध्य मतलब कह सकते हैं कम प्रकाश वाला, वो वायु में जैसे ही जाता है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, मतलब फैल जाता है एनवायरनमेंट में। जैसे ही हवा के संपर्क में जाता है वो फैल जाता है
और हमारे नेत्रों तक क्या होता है, अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश पहुंच पाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सूर्य का रंग होते हैं सात, उसमें अधिक तरंग दैर्घ्य वाला जो प्रकाश होता है, या कह सकते हैं हम सात रंगों में जो अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है वो लाल रंग का होता है। इसीलिए सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, लाल प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश वायुमंडल से होते हुए आता है परतों से होकर के, तो जो कम तरंग दैर्घ्य वाला था वो तो प्रकाश फैल गया, जो अधिक तरंग दैर्घ्य वाला था वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। इसीलिए वो हमें रेड कलर का प्रतीत होता है। चाहे सूर्योदय हो या सूर्यास्त हो, सनसेट या सनराइज के टाइम पर क्या होता है, सूर्य हमें रेड कलर का प्रतीत होता है। इसके अथवा वाला है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज यानी कोई प्रकाश की जो किरण होती है वो बंधी हुई हो किरण, तभी किरण पुंज कहेंगे उसे। वायुमंडल के महीन कणों से, जैसे उसमें धुआं भी मिला हो, जल की सूक्ष्म हो, या वायु के कणों से जब वो टकराता है तो उसका मार्ग कैसा हमें दिखाई देने लगता है। जैसा कि आपने देखा हो, किसी बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में छोटे से किसी छिद्र के द्वारा प्रकाश आ रहा हो तो हमें प्रकाश बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि ये प्रकाश आ रहा है। या कभी आपने देखा हो घने पेड़ हों, उनमें से अगर प्रकाश निकल रहा होगा तब भी हमें प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें क्या है, धूल आदि के कण क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो प्रकाश उन धूल आदि के कणों से क्या होता है, टकराता है, इसीलिए हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो यही होता है टिंडल प्रभाव। नेक्स्ट 17 वाला क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक जानते हैं, मैग्नेट, जिसमें लोहे से संबंधित जो पदार्थ होते हैं उनको आकर्षित करने की क्षमता पाई जाती है या अपनी ओर खींचने की शक्ति पाई जाती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण देखना है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जहाँ से चुंबक किसी भी लौह पदार्थ या लोहे से संबंधित पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर सके, वही कहलाएगी चुंबकीय क्षेत्र उसका। तो इसमें बताया गया है पहला पॉइंट कि चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा होती है चुंबक के बाहर, वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, और अंदर क्या होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। ये जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं और सदैव बंद वक्र में होती है। आपने चुंबकीय बल रेखाओं का अगर डायग्राम देखा हो तो उसमें आप बंद वक्र में ही दिखाई देंगी, आपको इस तरह से कुछ संरचनाएं उसमें बनी हुई दिखाई देती हैं। तो ये होते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट अथवा वाला, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताना है। वैज्ञानिक फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अनुसार क्या है, जब अपने दाहिने हाथ को फैलाया जाता है उसमें जो तर्जनी रहती है और मध्यमा और अंगूठा, इन तीनों को एक दूसरे के परस्पर या लंबवत फैलाया जाता है। तो तर्जनी जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की ओर दिशा या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, और अंगूठा चालक की गति की ओर, और जो मध्यमा होती है वो विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। तर्जनी मतलब जो हमारी पहली वाली उंगली होती है, ये वाली, इसके बाद मध्यमा जो बीच वाली हो गई, और अंगूठा ये हो गया। इसमें क्या बता रहा है वो, ध्यान रहे कि जो गति की ओर संकेत करता है वो क्या होता है, अंगूठा होता है, ऊपर की ओर संकेत करेगा। उसके बाद मध्यमा होगी, वो विद्युत धारा की ओर संकेत करेगी, और चुंबकीय क्षेत्र की ओर संकेत करेगा क्या, तर्जनी। ओके। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है भूतापीय ऊर्जा किसे कहा जाता है। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है और इसका उपयोग बताना है। भूतापीय मतलब भूमि से होता है जमीन, तापीय से तपना। जमीन के तपने से क्या होता है, वाष्पीकृत या वाष्प निकले, गर्म हवा निकले, वही तो कहलाएगी भू के तपने से। यानी जमीन के गर्म होने से या तपन होने से जो ऊष्मा निकले ऊर्जा के रूप में, वो भूतापीय ऊर्जा कहलाएगी, और इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में किया जाता है विद्युत के लिए, विद्युत उत्पन्न करने में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 18 के अथवा वाला, जीवाश्म ईंधन क्या है, इससे क्या हानि होता है। तो जीवाश्म ईंधन हमें पता है कि वर्षों पहले पृथ्वी के उथल पुथल से सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए थे, और उन्हीं के अवशेषों से, या उनके अवशेष मतलब जब खुदाई की जा रही है पृथ्वी पर, उनके अवशेषों से क्या निकल रहा है, ईंधन निकल रहे हैं, जिसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। इसमें कुछ उदाहरण हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है,
तो ये जीवाश्म ईंधन हैं और इनका लगातार खनन हो रहा है या दहन हो रहा है या ये नष्ट होते जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं और हानिकारक हैं। तो लाभदायक तो हमें पता ही है कि जो हम यूज कर रहे हैं तो लाभदायक होगा, लेकिन यूज करने के दौरान उससे कुछ विषैली गैसें निकलती हैं जो हमारे लिए या पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो जैसा कि सल्फर डाइऑक्साइड होती है और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं वो फेफड़े संबंधी रोग बहुत ज़्यादा फैलाते हैं और अम्लीय वर्षा के रूप में भी बरसते हैं। नेक्स्ट है फ्यूल का, जो पेट्रोल वगैरह होती है, डीजल वगैरह, इनका जब दहन होता है वाहनों में तो एक CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, वहाँ से निकलती है। ये बहुत ही विषैली गैस होती है। अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा चली जाए तो मृत्यु भी हो जाती है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वाला। पहले 90 वाला कंप्लीट कर लेते हैं तब 20 वाला पढ़ेंगे। व्यंजक चूर्ण एवं धावन सोडा के सूत्र एवं उनके दो उपयोग। व्यंजक चूर्ण क्या होता है? व्यंजक चूर्ण का नाम है ब्लीचिंग पाउडर। हिंदी में व्यंजक चूर्ण कहते हैं और इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, जिससे हम धुलाई करते हैं, वो होगा वॉशिंग सोडा या धावन सोडा। इनके सूत्र भी बताना है, उपयोग भी बताना। तो व्यंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसके उपयोग की अगर बात करें तो जो कपड़े उद्योग होता है ना, उनमें क्या होता है, कपड़ों की रंगाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है और जल में जो जीवाणु बैक्टीरिया वगैरह पनप जाते हैं उनको भी ख़त्म करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट धावन सोडा या वॉशिंग सोडा की बात करें तो इसका सूत्र होता है Na2CO3। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। अगर इसकी धुलाई की बात करें यानी उपयोग की बात करें तो धुलाई के रूप में इसका उपयोग होता है। और धावन सोडा का कहाँ यूज होता है? डेयरी वगैरह में भी यूज होता है, करते हैं दुग्ध उद्योगों में। लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दिया, आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त करेंगे और POP का उपयोग भी बताना। तो जिप्सम क्या होता है? जब POP में पानी मिला दिया जाता है तो जिप्सम बन गया जाता है। और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा? अगर पानी मिला है तो पानी को वेपर के रूप में निकलना होगा। वेपर के रूप में निकलने क्या किया जाएगा? उसको हीट दी जाएगी। तो वही है, जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम का फार्मूला यानी उसमें वाटर फिक्स मिला हुआ है तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट के साथ वाटर मिला हुआ है CaSO4.2H2O। इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट दी, गर्म किया तो इसमें से वाटर अलग हो गया, यानी अब बन गया POP। तो POP का फार्मूला CaSO4.12H2O। इसका उपयोग तो आप जानते हैं। जब कभी हमारे एक्सीडेंट या गिर जाते हैं तो हड्डियाँ वगैरह फ्रैक्चर हो जाती हैं, टूट फूट जाती हैं, तो उसको जोड़ने के लिए जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वाइट कलर का, वो POP ही होती है। आपके बैंडेड के साथ जो पट्टी होती है वाइट कलर की, उसके साथ एक प्लास्टर ऑफ पेरिस ही लगाया जाता है, उसका ही लेप लगाते हैं। दंत चिकित्सा के रूप में यानी सांचे बनाए जाते हैं दांतों के, उसमें भी इसका यूज होता है। और खिलौने वगैरह बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, सजावटी सामान की बात करें, सस्ते आभूषणों की बात करें तो इसी में इसका यूज होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिएगा। तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन, इनके अपन को क्या बताना है? संरचनात्मक सूत्र बताना, यानी संरचना बताना। तो सबसे पहले एथेन का हम बताएं तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, C2H6 होता है। अब C2H6 कहाँ से फॉर्मूला बना? आप एल्केन में जाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में तो उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। इससे आपका ये निकलता है क्योंकि ये 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है एल्केन में। तो C2H6 यानी n बराबर 2 था तो 2n यानी 2 दूना 4 और +2 यानी 6 हो गया C2H6। प्रोपेन की बात करें तो ये 3 कार्बन वाला होता है। ब्यूटेन की बात करें ये 4 कार्बन वाला होता है। यानी दुगने में 2 जोड़ दिए जाए तो दुगने में 2 जोड़ें तो 8 हो गए, दुगने में 2 जोड़ें तो 10 हो गए। अब इसका भी देख लेते हैं कैसे बना। इथीन होता है ना, वो इस फॉर्मूले से बनता है CnH2n-2, H2n-2। तो इसमें देख रहे हैं दुगना
यानी इथीन 2 कार्बन वाला है, तो 2 में से दुगना यानी 2 कार्बन और हाइड्रोजन इसका दुगना हो गया, तो दुगने में से 2 कम कर दिए जाएंगे। दुगने का 2, दुगना कितना होगा इसका 4 होगा, 4 में से अगर 2 किए जाएंगे तो 2। इसका फॉर्मूला क्या आ गया अपना C2H2। अब इनकी संरचनात्मक सूत्र देख लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कार्बन अपने साथ 4 बॉन्ड के द्वारा हाइड्रोजन को जोड़ता है, तो 4 बचाए हैं इसकी, 1 2 3 4, इसकी भी है 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने बताना था, 6 बताने थे, तो इसकी 6 बजाय हमें दिख रही हैं, तो 6 से हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि जो एल्केन होता है वो उसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। तो ये आपको प्रोपेन ब्यूटेन यहाँ तक, पेंटेन है, हेक्सेन है, यहाँ तक सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही कार्बन जुड़ा हुआ है। देख लीजिएगा, जितने की ज़रूरत है उतने कार्बन और हाइड्रोजन जोड़ दिए गए हैं। इसमें भी देख लीजिए, भले ही हम काउंट कर सकते हैं, कंप्लीट होगा अपने। अब एथीन की बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अब ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होगा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा है। अब इसको हमने बताया था अभी 4 भुजाएं चाहिए, तो 4 के लिए तो सिंगल ही लगा पाएगा वो। अभी 3 पहले से ऑलरेडी है, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, इसके पास भी 4 होगा, इसके पास भी 4 होगा, जबकि हाइड्रोजन भी 2 ही लिखना है, तो 2 हाइड्रोजन हो गया। इस तरह से ये अपनी स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो गई। अब बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन बंधन संरचना की। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बंधन संरचना क्या होगी। तो कार्बन की वैलेंसी हमें पता है 4, इसमें हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों के विन्यास निकाल करके वैलेंसी निकालना है। इसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास निकाला, तो इसके जो बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन थे, यानी इसको 2 की ज़रूरत थी। अब 2 वो कहाँ से लेगा, इसमें 2 ऑक्सीजन है, यानी रखें आपको दिख रहा है, तो इसको भी 2 की ज़रूरत है, इसको भी ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, कार्बन एक ही है, तो इस तरह से हमने इसको रख लिया है। इसको 2 की ज़रूरत है, इसको भी 2 की ज़रूरत है, और इसको 4 की है, क्योंकि इसके पास 4 है। वैलेंसी कितनी है, 4 है, और 4 चाहिए इसे। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई जा रही है वो किस में है, सहसंयोजी यौगिकों में होती है, सहसंयोजी आवरण के द्वारा होती है। तो सहसंयोजी आवरण तभी बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ना कि ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पर शेयरिंग की जाएगी एक दूसरे को दे करके। तो चलिएगा, सबसे पहले हम कर लेते हैं कि ऑक्सीजन को 2 दे देते हैं। तो कार्बन से 2 ले लिए हमने, इस तरह से 2 ले लिए। कितना हो गया इसका इलेक्ट्रॉन, दूसरी इसकी सेल है ना कंप्लीट करने के लिए। मैजिक नंबर क्या होता है, 2 8 8 18 18 32। इससे जब ट्रांसलेट कर रहे हैं तो दूसरे कंप्लीट करने के लिए 8 चाहिए, तो 8 इसके पास होगा इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट। इसको भी ऐसे ही कर दो, इधर से दे दो 2, ये भी कंप्लीट हो गया। अब कार्बन को 8 चाहिए, तो 2 इधर से लेगा, 2 इधर से लेगा, इस तरह से, इस तरह से ये बन गई स्ट्रक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट देख लेते हैं हम किसकी, चलो पहले हाइड्रोजन की देख लेते हैं। हाइड्रोजन की, इसको तो पता ही है हमें कि 2 की ज़रूरत है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों ऐसे हैं कि इनको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इनको कंप्लीट करने के लिए, अपनी सेल या कक्ष कंप्लीट करने के लिए, भरने के लिए 2 की ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो एक पहले से होता है इनके पास, क्यों, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर अगर देखा जाए, परमाणु क्रमांक देखा जाए तो 1 होता है। तो ये किसको चाहिए, तो ये ऑक्सीजन से ले लेगा, ये किधर से भी ले लेगा, ये 2 हो गए, कंप्लीट हो गई, ये भी 2 कंप्लीट। हाइड्रोजन हीलियम को छोड़कर बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स, बाकी जो एलिमेंट्स हैं, वो अपने बाहरी कक्ष को बनने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इनको क्यों होती है कम, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक ही 2 होता है, इसका 1 होता है। हीलियम का 2 होता है, इसका 1 होता है। हीलियम को इसीलिए ज़रूरत नहीं होती क्योंकि इसका वो तो ऑलरेडी कंप्लीट होता है पहले से ही, इसको ज़रूरत होती है 1 की। तो ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन को नहीं हुआ है, तो एक इधर हाइड्रोजन से ले लो, एक इधर वाले हाइड्रोजन से ले लो, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अमोनिया को। अमोनिया का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनेगी। हमें पता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जब निकालेंगे तो इसको कितने की ज़रूरत होती है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो पहली सेल में 2 गए, बाकी में बचे 5, तो 5 ये किसी को देगा नहीं, तो ये 3 लेगा किसी से। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, चलो सबसे पहले हाइड्रोजनों को कंप्लीट करते हैं। हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए, तो इनको दे दो एक एक यहाँ से, चलो कंप्लीट हो गया। अब जब देगा तो लेगा भी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तभी बनेगी जब शेयरिंग होगी।
तो एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से, इस तरह से ये कंप्लीट होगा। देखिएगा हाइड्रोजन के पास कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट। इसके पास 2 हैं, इसके पास भी हैं 2, इसके पास भी हैं 2, इस तरह से ये कंप्लीट होगा। अब बात करें मीथेन की, तो मीथेन को कंप्लीट करने के लिए कार्बन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन को एक एक चाहिए भाई, दे दो। इधर से भी एक दे दो, इधर कार्बन के पास एक था, इधर हाइड्रोजन के पास था, इधर से भी दे दो, इधर से भी दे दो, ये तो कंप्लीट हो गया। अब कार्बन के पास 4 हैं, 4 एक एक हाइड्रोजन से ले लेगा वो, इस तरह से इसका भी कक्ष कंप्लीट और ये इलेक्ट्रॉन बंधन संरचना भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डायग्राम वाला। डायग्राम की अगर बात करें तो ये डायग्राम दिए गए हैं, इनको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है और इनको 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा और परीक्षा में अच्छे अंक लाइएगा। इस तरह से अपना ये प्री बोर्ड परीक्षा 2022 की कंप्लीट होती है। जिस किसी को भी कहीं पे भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और बताएं कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया है, मैं उसे दोबारा से समझाऊंगा किसी न किसी माध्यम से। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।